बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 की साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 2 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लेकिन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इट इज मेंशन दैट इट इज अ चैप्टर 4, बट रिसेंटली एज पर द न्यू एनसीईआरटी, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में ये चैप्टर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो हम इसको सेकेंड चैप्टर ही मानेंगे। ठीक है, अभी आपकी जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसमें इसको चैप्टर 2 ही दे रखा है। ठीक है ना, और इससे पहले जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी थी बेटा, उसमें ये चैप्टर 4 दे रखा था। ठीक है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि हमारा क्या है बेटा, चैप्टर 2 है एज पर द न्यू एनसीईआरटी बुक। ठीक है, चल तो बेटा हमारा जो सेकेंड चैप्टर है, इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो वो फर्स्ट चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए एंड देन कम टू दिस वीडियो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा जो बेटा सेकेंड चैप्टर है वो है शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू द ग्रुप्स। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है कि बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है ना, तो हमें उसको ऑब्जेक्ट्स देखें, बहुत सारे आपने ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे, जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप पिक्चर में दे रखा है, दिस इज अ टॉय। ठीक है, ये आपकी डॉल है, ये क्या है आपका सीडी, दिस इज योर मोबाइल एंड दिस इज योर ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, ये क्या है बेटा, आपका जार टाइप का कुछ है। ठीक है, ये ग्लास है। सो बेटा देख सकते हो ग्लास जो है बेटा ये किसी और मटेरियल से बना है, आपका डॉल है वो किसी और मटेरियल से बना है, आपका बॉक्स है वो किसी और मटेरियल से बना है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे ये आपका जो बॉक्स है बेटा वो किससे बना है, प्लास्टिक से बना है। जो आपका डॉल है बेटा ये किससे बना है, ये आपका क्लॉथ से बना है। ठीक है, और ये जैसे आपका ग्लास है बेटा, ठीक है, ये क्या है, ग्लास है आपका, तो बेटा ये किससे बना है आपका, ठीक है, तो ये ग्लास से ही बना है, आपका जो कांच से ही बना है ये। ठीक है ना, तो ये अलग मटेरियल है। एंड देन उसके बाद ये आपका लॉक हो गया, लॉक किससे बना है बेटा, तो देखा आपने देखा होगा साफ ये सारे के सारे जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये हमारे क्या बने, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने। ठीक है, तो बेटा इसी को हमें ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हमने क्या किया है, कैटेगराइज करना सीखेंगे कि हम कैसे इसको कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, तो इन मटेरियल्स को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, हम यही इसमें सीखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि हम सीखेंगे कि हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो बेटा सबसे पहले किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे करते हैं बेटा, हार्डनेस के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बेटा, हार्डनेस के बेसिस पे। ठीक है, अब हार्डनेस के बेसिस पे आप कैसे कर सकते हैं, तो चलो तो बेटा आप दो तरीके से मटेरियल को डिवाइड कर सकते हैं, एक सॉफ्ट में और एक आपके हार्ड में। ठीक है, किसमें, दो तरीके से मटेरियल को डिवाइड कर सकते हैं, एक तो सॉफ्ट और एक हार्ड। ठीक है, अब बेटा सॉफ्ट मटेरियल क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल बेटा वो मटेरियल होता है जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंप्रेस, क्या कर सकते हैं बेटा, कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और जिसको डिफिकल्ट हो कंप्रेस करना, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, वो होगा हमारा हार्ड मटेरियल। तो जिसको कंप्रेस कर देंगे वो होगा हमारा सॉफ्ट मटेरियल, और जिस मटेरियल को हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, उसमें हमें दिक्कत आएगी या फिर हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, उसको बोलेंगे हम हार्ड मटेरियल। ठीक है, इसका मैं बेटा आपको डायग्राम में समझाती हूँ। देखो बेटा ये पिक्चर आप देख रहे हैं बेटा, ये पिक्चर में देखो बेटा एक तरफ ये बॉल है और एक तरफ ये वाली बॉल है। ठीक है, जो बेटा देखो एक बॉल जो है, जो फर्स्ट बॉल है, उसको हमने फोर्स लगा के दबाने की कोशिश करी, कंप्रेस किया, कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, आपने दबाने की कोशिश करी तो देखो वो नहीं दबी है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट बॉल है बेटा वो क्या है आपकी, बेटा वो है आपका हार्ड मटेरियल। वहीं पर अगर सेकेंड बॉल आप बेटा देखते हैं तो सेकेंड बॉल में क्या है, आपने फोर्स लगाया तो कंप्रेस किया, आपने दबाया तो वो दब गई। ठीक है ना, बॉल क्या हो गई, दब गई, आप बॉल ने अपना शेप डिफॉर्म कर दिया। ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे हम बेटा सॉफ्ट, क्या बोलेंगे, सॉफ्ट मटेरियल। तो आगे वाला जो बेटा फर्स्ट वाला है वो है आपका हार्ड मटेरियल और ये है आपका सॉफ्ट मटेरियल। कैसे पता चला, हमने दबा के देखा कौन कंप्रेस हो रहा है और कौन कंप्रेस नहीं हो रहा है। जो कंप्रेस होगा वो होगा हमारा सॉफ्ट मटेरियल, और जो कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है, वो क्या होगा बेटा, हमारा हार्ड मटेरियल। ठीक, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। तो बेटा हार्डनेस के बेसिस पे हम मटेरियल को डिवाइड कर दिए। ठीक है, और हमने देख लिया कि दो टाइप के मटेरियल होते हैं, एक सॉफ्ट मटेरियल और एक हार्ड मटेरियल।
अब बेटा मैं इसमें अब आप पूछोगे कि सॉफ्ट मटेरियल हार्ड मटेरियल की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो देखो बेटा डेफिनेशन इटसेल्फ इसमें लिखी है, मटेरियल विच कैन कंप्रेस और स्क्रैच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। ठीक है, आगे लिख देना सॉफ्ट मटेरियल, वहीं पर लिखना द मटेरियल, अदर नहीं, अदर की जगह लिखो बेटा, अभी एक मिनट, अदर की जगह लिखोगे द। ठीक है, तो द मटेरियल, यहां से द मटेरियल, ठीक है, विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, जो क्या है कंप्रेस नहीं हो सकता या फिर उन्हें डिफिकल्ट है कंप्रेस करना, तो वो क्या होंगे हमारे हार्ड मटेरियल। ठीक है, चलो जैसे कि देखो बेटा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, ये आपके बुक में इटसेल्फ की जो बेटा कॉटन है आपका वो क्या है, कॉटन क्या है बेटा सॉफ्ट मटेरियल है। ठीक है, और आयरन क्या है बेटा, वो है आपका हार्ड मटेरियल। ये देखा है बेटा आपने। ठीक है, तो बेटा यही आपके एग्जाम्पल है कि जो कॉटन है वो हमारा सॉफ्ट मटेरियल है, और जो हमारे आयरन है वो क्या है बेटा हमारा हार्ड मटेरियल है। ठीक है, अब बेटा दो टाइप के मटेरियल और होते हैं, एक होता है सॉल्युबल और एक होता है इनसॉल्युबल। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बेटा कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्युबल का मतलब समझते हैं और इनसॉल्युबल का मतलब समझते हैं। तो चलो बेटा, बेटा देखो सॉल्युबल का मतलब होता है घुल जाना, ये पानी है, अगर पानी में कोई चीज डाल रहे हैं अगर वो पूरी तरह घुल जा रहा है और उसके बाद वो गायब हो जा रहा है, तो इसका मतलब वो जो मटेरियल जो हमने डाला है वो क्या है सॉल्युबल है, क्या है सॉल्युबल है। ठीक है, वहीं पर अगर हम देखें कि इनसॉल्युबल क्या होता है बेटा, इनसॉल्युबल होता है कि जब हमने कोई भी मटेरियल इसमें डाला, ठीक है, और वो मटेरियल क्या हुआ हमें दिख रहा है, अभी भी प्रेजेंट है उस इस पानी में, ठीक है ना, नहीं घुला है इस पानी में, तो वो क्या होगा बेटा हमारा इनसॉल्युबल। इतनी बात समझ में आई, वो क्या होगा बेटा इनसॉल्युबल। ठीक है, वो क्या होगा बेटा तुम्हारा इनसॉल्युबल। चलो, अगर इतनी बात समझिए तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का मीनिंग पता चल गया, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हम कैसे कैटेगराइज करेंगे। ठीक, देखो बेटा यहाँ पर क्या हो गया, पानी में पूरा क्या हो गया बेटा डिजोल्व हो गया, यहाँ पर पानी में पूरा डिजोल्व नहीं हुआ, ये सब्सटेंस दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये सब्सटेंस जो भी डाला था इसमें वो क्या था इनसॉल्युबल था। ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा तो डेट मीन्स ये क्या था सॉल्युबल था, जो भी मटेरियल इसमें डाला। ठीक है, चलो देखो बेटा इसकी डेफिनेशन यहाँ पर है, सॉल्युबल की डेफिनेशन है आपकी कि द सब्सटेंस, आप मैं यहीं पर लिख दे रही हूँ, आप लिखिए सॉल्युबल और इनसॉल्युबल ना। चलो सॉल्युबल, सॉल्युबल का लिखिए द सब्सटेंस which can be completely dissolved in water is called soluble substance। ठीक है, क्या है द सब्सटेंस विच कैन बी कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस। और बेटा इनसॉल्युबल की डेफिनेशन लिखनी है, तो इनसॉल्युबल की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, यहां पर लिख देती हूं मैं, इनसॉल्युबल की बेटा आप डेफिनेशन लिखोगे जो नहीं घुलता है पानी में, तो द सब्सटेंस which cannot dissolve in water is called insoluble substance। ठीक है,
Insolubility, the substance which cannot dissolve in water is called insoluble substance। तो ये हो गया आपका soluble और insoluble की डेफिनेशन, ठीक है। चलो, अगर इतनी बात समझ में आई है तो हम आगे बढ़ते हैं। और देखो बेटा, ऑब्जेक्ट में सिंक और फ्लोट इन द वाटर, इस पे भी हम क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। फ्लोट मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट पानी पे तैरता है, और कौन सा ऑब्जेक्ट पानी में सिंक का मतलब पानी में डूब जाता है, ठीक है। अब बेटा इसको समझने के लिए एक चीज समझो, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको अपने दिमाग में बैठाओ कि कौन डूबेगा। सबसे पहले सिंक की कंडीशन क्या है बेटा? सिंक की कंडीशन ये है कि अगर पानी की डेंसिटी से, क्या ये पानी है आपके जार में, ठीक है, पानी की डेंसिटी से जो भी चीज आपने अगर इसमें डाली है, अगर उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? वो सिंक कर जाएगा। और अगर ज्यादा नहीं होगी पानी की डेंसिटी से उसकी डेंसिटी, तो क्या करेगा? वो फ्लोट कर जाएगा ऊपर ही, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं निडल का। किसका एग्जांपल लेते हैं बेटा? एक लेते हैं हम एग्जांपल निडल का। निडल मतलब सुई। सुई देखा है? सुई धागा, हमारी मम्मी सिलाई करती हो या फिर दीदी करती हो, या फिर आप सिलवाने जब जाते हो टेलर पे तो आपने देखा होगा उसके पास निडल रहती है, सुई रहती है ना। या फिर कोई भी चीज होती है तो आपका कपड़ा फट जाता है तो आप उसको घर में ही सिल लेते हो सुई से, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं निडल बेटा। तो जब निडल को हम डालेंगे पानी में, कभी देखना आप अपने एक बाल्टी में पानी लेना और उसके बाद उस पर निडल डालना, ठीक है ना, मतलब सुई डालना। तो देखना सुई पूरी क्या कर जाएगी? सिंक कर जाएगी, मतलब सुई पूरी नीचे चली जाएगी, डूब जाएगी पानी में। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि जो निडल की डेंसिटी है वो किसकी डेंसिटी से ज्यादा होती है? पानी की डेंसिटी से क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या कर जाती है? नीचे डूब जाती है। वहीं पर आप एक लकड़ी का टुकड़ा लेना। क्या लेना? लकड़ी का टुकड़ा, छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लेना और उसको पानी में एक भरी हुई बाल्टी में क्या कर देना? पानी भर देना और उसमें उसको डाल देना। तो देखना वो ऊपर ही ऊपर तैरता रहेगा, ठीक है। आधा पानी में जाएगा, आधा ऊपर ही ऊपर तैरता जाएगा। तो बेटा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो बेटा ये लकड़ी का टुकड़ा है, इसकी डेंसिटी जो है वो पानी की डेंसिटी से कम है, इसकी वजह से वो ऊपर ही ऊपर घूम रहा है, ठीक है। और जिसकी ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा? नीचे डूब जाएगा, ठीक है, पानी में सिंक कर जाएगा, ठीक है। और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा पानी की डेंसिटी से, ठीक है। चलो, अगर इतनी बात समझ में आई, जैसे देखो बेटा ये आपकी चाबी है गेट की, ये देखो सिंक कर गई, इसका मतलब इसकी डेंसिटी जो है वो पानी की डेंसिटी से क्या है? ज्यादा है। जहां पर पानी की डेंसिटी से पानी की डेंसिटी से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी, तो देखो ये लकड़ी का टुकड़ा है बेटा, ये क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। ऐसे ही पत्ता डालना, सूखा पत्ता डालोगे तो बेटा वो भी फ्लोट करेगा, ठीक है। आधा अंदर जाएगा, आधा ऊपर रहेगा और फ्लोट करेगा वो, ठीक है, तैरेगा, ठीक है, ना कि नीचे चला जाएगा। नीचे वही जाएगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। और जिसकी डेंसिटी पानी से कम है वो क्या करेगा? ऊपर ही तैरेगा। और जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है वो क्या कर जाएगा? नीचे सिंक कर जाएगा, ठीक है। इतनी बार समझ में आई? चलो, अगर इतनी बार समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, डेट इज अ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। और दूसरा आता है आपका ट्रांसक्यूलेंट, ठीक है। तीसरा आता है बेटा जो इसमें है नहीं लेकिन आपके इसमें, हाँ देखो यहाँ है, ओपेक, ये वर्ड, ठीक है, ओपेक। तो बेटा हम मटेरियल को अब तीन तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं और क्लासिफाई कर सकते हैं, तीन तरीके से और बताते हैं कैसे। एक आपका बेटा ओपेक, एक आपका ट्रांसपेरेंट और तीसरा आपका बेटा है ट्रांसल्यूलेंट। अब बेटा सबसे पहले समझो ओपेक का मतलब क्या होता है। ओपेक का मतलब होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, या फिर ऐसी चीज जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। जैसे देखो बेटा इस वाली फिगर में देखो ये आदमी इधर दिख रहा है, इस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि ये जो सब्सटेंस इसने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट एक पेपर जो पकड़ा हुआ है, ये पेपर के आर पार नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से इसका चेहरा क्या है यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? ये जो सब्सटेंस है ये तुम्हारा क्या है बेटा? ओपेक। क्या है बेटा? ये है तुम्हारा ओपेक। इतनी बात समझ में आई? चलो, अगर इतनी बात समझ में आई तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देख रहे हो बेटा, यहाँ पर हल्की सी इसकी परछाई दिख रही है, मतलब जिसमें से
देख सकते हैं लेकिन पूरा क्लियरली नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जिसके आर पार हम कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है ना, क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं ना बेटा। तो जब क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं तो ये क्या है बेटा, ये है तुम्हारा ट्रांसल्यूलेंट। क्या है? ट्रांसक्यूलेंट, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा, ये है हमारा, ये जो बेटा इसने कागज पकड़ा देखो उसके आर पार देखो उसका चेहरा दिख रहा है, तो मतलब ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके आर पार क्या है, हम देख सकते हैं। तो इसके आर पार देखो बेटा दिख रहा है, तभी इसका चेहरा ये पूरा क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, क्लियरली देख पा रहे हैं। इसके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन नॉट क्लियरली, क्लियरली नहीं दिख रहा है इसका चेहरा, देखो धुंधला धुंधला दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पूरा साफ साफ इसका चेहरा दिख रहा है। तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा तुम्हारा ट्रांसपेरेंट। क्या होगा? ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो बेटा यही आपके तीन टाइप के क्या होते हैं, मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो मैंने समझाए। एंड यहाँ पर ही बेटा आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। मैंने 15 मिनट्स में, ठीक है ना, कंप्लीट किया ये पूरा चैप्टर, ठीक है। एंड इस चैप्टर में बस इतना ही है कि जितने भी मटेरियल है हमारे आसपास, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट किससे बने, कुछ किसी न किसी मटेरियल से बने। जैसे कोई प्लास्टिक से बना है, कोई वुड से बना है, कोई लकड़ी से बना है, ठीक है ना। जैसे चेयर है बेटा, अब जैसे चेयर है बेटा, चेयर का एक ऑब्जेक्ट है। अब बेटा ये जो चेयर है ये किससे बना है, ये बना है बेटा आपका किससे, वुड से। लकड़ी से भी बना होता है, कहीं कहीं आपका किससे बना होता है बेटा, आयरन से भी बना होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है बेटा। देखिए वुड और आयरन क्या है बेटा, मटेरियल है। ये डिफरेंट डिफरेंट, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, चेयर हो गया, टॉय हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। टॉय समटाइम्स टॉय किससे बने होते हैं, प्लास्टिक से भी बने होते हैं। समटाइम्स किससे बने होते हैं, आपके क्लॉथ से भी बने होते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके मटेरियल से क्या है, आपके जितने भी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्या है, मटेरियल से बनी हुई है। और उन्हीं मटेरियल को हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो हम इस चैप्टर में उन मटेरियल की क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कितने टाइप के ऐसे मटेरियल होते हैं, उन मटेरियल को किस किस बेसिस पे बांट सकते हैं। जैसे कि भाई हम अब हम कैटेगराइज कर देंगे किस किस के बेसिस पे। हमने पढ़ा इसमें कि हम सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के बेसिस पे कर सकते हैं कि कौन से मटेरियल सॉल्युबल है और कौन से मटेरियल हमारे इनसॉल्युबल है, ठीक है ना। कौन से मटेरियल पानी डालने से क्या करते हैं, घुल जाते हैं पानी में, और कौन से मटेरियल ऐसे हैं कि पानी में डालो लेकिन घुलते नहीं है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी देख सकते हैं कौन सा मटेरियल सॉफ्ट है, कौन सा मटेरियल आपका हार्ड है। उस बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल को अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। और किस बेसिस पे कर सकते हैं, तीसरा टाइप हमने पढ़ा कि हम ये देखते हैं कि ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसक्यूलेंट, ठीक है ना। इस बेसिस पे भी हम कर सकते हैं कि अगर जिसके आर पार दिखता है वो क्या, ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार बिल्कुल नहीं दिखता वो ओपेक, और जिसके आर पार धुंधला धुंधला दिखता है, ठीक है ना, क्लियरली नहीं दिखता है, तो वो क्या होता है, ट्रांसक्यूलेंट, ठीक है ना, ट्रांसुलेंट सेंट, ठीक है। और हमने बेटा क्या पढ़ा, और हमने पढ़ा कि यही जो प्रॉपर्टीज है, इन्हीं से हम क्या है बेटा, इन मटेरियल को सेग्रीगेट कर देते हैं अच्छी तरह, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इट। ये है आपका पूरा इस चैप्टर का समरी, ठीक है, जो मैंने आपको बहुत ही कम मिनट में, इसको 20 मिनट के अंदर आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है मैंने, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके हाईलाइट करा दिए, जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन मैंने लिखवा दी है, ठीक है। और आपको अच्छा ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंट को मैंने समझा दिया, इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन बेटा अभी लिख लीजिए। कि लिखिए, ट्रांसपेरेंट की डेफिनेशन में लिखा देती हूँ। ट्रांसपेरेंट की डेफिनेशन है, द ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, वी कैन सी क्लियरली, ठीक है। ये हो गया ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना। उसके बाद आपका ट्रांसक्यूलेंट का मतलब होता है कि द ऑब्जेक्ट थ्रू विच we can see but not clearly, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसपेरेंट का। उसके बाद आप लिखिए ओपेक, यहीं पर लिख दीजिए ओपेक। ओपेक की डेफिनेशन लिखिए, द ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सी, ठीक है।
तो ये हो गया आपका बेटा ये 3 डेफिनेशन, ठीक है। एंड यहीं पर आपका चैप्टर क्लोज होता है, ठीक है। बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड। अब हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ, टिल देन बाय, ठीक है। और कोई भी इससे रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट अगर क्वेरी है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। एंड मुझे बहुत खुशी होगी उसका रिप्लाई देने की, ठीक है ना। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको और फ्रेंड्स को शेयर करना है तो यू कैन शेयर इट, ठीक है, विद योर फ्रेंड्स। एंड उनके लिए भी स्टडी, अगर आपको मेरी ये स्ट्रेटेजी अच्छी लग रही है पढ़ाने की और इससे आपकी अगर स्टडी में कुछ हेल्प हो रही है, ठीक है ना, मैं आपकी स्टडी आपकी स्टडी को इजी बना पा रही हूँ, तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जाके क्या है आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी अपनी स्टडी इजी बनाने का मौका मिले, ठीक है ना, वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके, ठीक है। टिल देन बाय। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सपोर्ट कीजिए, बाय, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।